हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर इंडियन इकॉनमी, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो सबसे पहले कि कैपिटल मार्केट होती क्या है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है। जब भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट, अदर इज मनी मार्केट। तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है उसे मनी मार्केट कहते हैं। तो मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज डील की जाती हैं वो लेस देन 1 ईयर की होती हैं, और जो मोर देन 1 ईयर अप टू 5, 10, 15 ईयर्स जहाँ पे सिक्योरिटीज डील होती हैं, फंड्स लिए और दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। तो ज़्यादातर जो कैपिटल मार्केट है वो शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स में डील करती है। ठीक है, अब जो कैपिटल मार्केट है वो आगे दो तरह की है, न्यू इशू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, नए शेयर्स इशू करती है, तो वो जहाँ पे नए शेयर्स इशू किए जाते हैं उसे न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि न्यू इशू मार्केट में कंपनी की, गवर्नमेंट की नई सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट क्या है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी सेल परचेज करते हैं। तो जहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, और जहाँ पे नए इश्यूज किए जाते हैं उसे न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। अब है कि ग्रुप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेंडर्स सेक्टर, या जो फंड्स को सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ फंड्स। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि फंड्स को सप्लाई करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से आगे, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सिडबी। इसी तरह से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो जो कि फंड्स को सप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स को सप्लाई करते हैं। LIC, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस। तो सप्लायर कौन हो गए, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि हमें लॉन्ग टर्म फंड्स सप्लाई करते हैं। नाउ बोरोवर सेक्टर, बोरो करते हैं, जो लॉन्ग टर्म फंड्स को बोरो करते हैं। कौन करता है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर बोरो करता है, दूसरा कारपोरेट सेक्टर बोरो करता है। अब गवर्नमेंट सेक्टर को बोरो करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है इसने डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस करने होते हैं। अब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। तो वो फंड्स गवर्नमेंट कहाँ से लेती है, अभी हमने किया कि कहाँ से लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, लोन्स लेती है इंस्टीट्यूशन से, लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीव करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। कौन सी गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती हैं, दोनों सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं। इन सिक्योरिटीज़ को गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कहा जाता है, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। इसके बाद आ गया कारपोरेट सेक्टर। कारपोरेट सेक्टर चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, इन दोनों को पैसों की ज़रूरत है, तो लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत है। अब इनको लॉन्ग टर्म फंड्स कैसे आते हैं, जब ये शेयर्स को इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं या डिबेंचर्स इशू करके फंड्स को रेज करते हैं। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट से भी ये फंड्स को रेज करते हैं। देन आ गया इंटरमीडियरी सेक्शन, ये हो गया जो फंड्स को सप्लाई करता है, ये जो फंड्स को बोरो करता है। इन दोनों के बीच में ब्रोकर का काम कौन करता है, इंटरमीडियरी सेक्टर। उसमें सबसे पहले आके स्टॉक एक्सचेंज।
स्टॉक एक्सचेंज जो है लैंडर और बोरोवर के बीच में मिडलमैन का काम करता है। ये किस में डील करता है? ये शेयर्स और डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज में डील करता है। ठीक है, तो अगर किसी को फंड्स की ज़रूरत है वो स्टॉक एक्सचेंज से फंड बोरो करता है और जिसने लैंड करने वो सप्लाई करता है। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स आ गए। स्टॉक ब्रोकर कौन है? जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं, दे आर नोन एज स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे सिक्योरिटीज की सेल परचेज करते हैं। ठीक है, और इसके बदले और जो भी वो सेल परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एज पर इस्टेब्लिश बाय द सेबी। ठीक है जी, क्लियर है। तो तीसरा आ गया इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन? जो सप्लायर और बोरोवर के मिडलमैन का काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट्स की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। कैपिटल मार्केट में कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहले आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है जब वो पब्लिक से पैसा बोरो करती है तो वो बोरो करती है तो उसके बदले वो क्या करती है? सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है। ये सिक्योरिटीज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में भी हो सकती हैं, गोल्ड बॉन्ड्स के रूप में या रेलवे बॉन्ड्स की भी हो सकती हैं। और जो पब्लिक है वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उनको ये लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक तो सेफ होगा, दूसरा उस पर हमें क्या मिलेगी? टैक्स रिबेट मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया गिल्ट एज सिक्योरिटी। सेकंड हो गया कारपोरेट सिक्योरिटीज। कारपोरेट सिक्योरिटीज में सबसे पहले आके शेयर्स। शेयर्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी कंपनी कोई हम नई कंपनी सेटअप करते हैं तो नई कंपनी सेटअप होने पर कंपनी क्या करती है? कंपनी अपनी जो कैपिटल है उसको इशू करती है टू द पब्लिक एट लार्ज, लोगों को इशू करती है। लोग उस कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, फिर कंपनी क्या करती है कि जितने भी मतलब अमाउंट बनती है शेयर कैपिटल की तो उसके अकॉर्डिंग वो अलॉटमेंट करती है, शेयर कैपिटल अलॉट करती है। जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं ही और शी इज नोन एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब शेयर्स क्या है? शेयर एक लॉन्ग टर्म फंड है। जब कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, तो कोई भी अपनी जो भी मनी इन्वेस्ट है वो जल्दी वापस नहीं ले सकता। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो है शेयर्स को रिफंड या रीपे नहीं किया जाता। तो ये क्या हो गए? सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ कारपोरेट हो गए। इसी तरह कंपनीज जो हैं डिबेंचर्स भी इशू करती हैं। अब शेयर और डिबेंचर्स में डिफरेंस ये है कि जो डिबेंचर्स है वो कंपनी के डेट माने गए हैं, पहली बात। और जो शेयर्स हैं वो कंपनी की सिक्योरिटीज हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर नोन एज ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक माने गए हैं। अब जो ओनर होता है उसको प्रॉफिट का जो शेयर है सबसे लास्ट में मिलता है। इसी तरह जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड पे करना है वो बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। पर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट मिलना वो सबसे पहले दिया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। जो डिबेंचर्स है एक तरह के डेट माने जाते हैं, उसका इंटरेस्ट सबसे पहले दिया जाता है। और जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के ओनर माने जाते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड सबसे लास्ट में सबको पे करने के बाद जो बचता है उसे डिविडेंड दिया जाता है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स भी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं। जब गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं से भी मतलब जो फंड्स है अब रिसीव नहीं हो सकते या वो पब्लिक से फिर पैसा बोरो करते हैं, जिसको पब्लिक डेट या पब्लिक डिपॉजिट्स कहा जाता है।
इसके अलावा कहाँ से जो है मनी फंड जो है अरेंज हो सकते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, आईडीबीआई हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमने किया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है। अगर तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, बट अगर यही क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है तो आप लोग शेयर्स को, डिबेंचर्स को, पब्लिक डिपॉजिट्स को तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है कि कैपिटल मार्केट का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो कैपिटल मार्केट का कोई तो सिग्निफिकेंस होगा। यस, फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन प्रोडक्टिव चैनल। ठीक है, पब्लिक के पास पैसा पड़ा, सेविंग्स पड़ी हैं, वो कहीं यूज़ नहीं हो रही हैं। अब अगर वही पब्लिक की सेविंग्स कहाँ जाएंगी, जैसे अभी हमने किया कि एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, है ना, कंपनी के शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, तो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स में। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सेविंग्स है वो प्रोडक्टिव चैनल्स में चली जाएंगी। ठीक है, XYZ कोई पर्सन है, ठीक है, तो वैसे तो 7 पर्सन होने चाहिए। XYZ कोई पर्सन है, दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट उनके पास से पैसा नहीं है, उनके पास मनी नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने की। तो वो क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते, कंपनी जनरेट करते हैं, उस कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं, पब्लिक शेयर्स सब्सक्राइब करती है। अब जो पब्लिक के पास सेविंग्स पड़ी थी, पब्लिक ने वो सेविंग्स क्या की, XYZ को दे दी। XYZ जिसके मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो उनके पास जैसे मनी आएगी या फंड्स आएंगे वो उसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करके वो आपकी सेविंग्स को डबल भी कर सकते, मतलब कई मल्टीपल तक ले जा सकते हैं। वो सेविंग जो आपके पास बिल्कुल यूजलेस थी वो आगे क्या होगी, प्रोडक्टिव चैनल में यूज हो गई। तो कैपिटल मार्केट जो है लोगों की सेविंग्स को प्रोडक्टिव चैनल में यूज करती है। एक्सेस टू लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट है लॉन्ग टर्म फंड्स जो है लोगों को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म फंड्स किसको चाहिए, आम पब्लिक को तो नहीं चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या कारपोरेट सेक्टर हो गया, तो ये उनको क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट है ये ऐसे नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो इस तरह से इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो सारी सेफ होती हैं। ठीक है, चाहे वो मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने एक रूल्स हैं जो सेबी एक्ट के अंडर काम करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी सेफ ही होती हैं। इसके अलावा ये लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जितनी और एग्जिस्ट सिक्योरिटीज़ हैं उनको लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, मैंने क्या किया 2015 में मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, 10,000 शेयर्स परचेज कर लिए। अब मैंने ऊपर भी बताया आपको जो कंपनी के शेयर्स होते हैं दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स, और जो कंपनी जो है ड्यूरिंग लाइफ टाइम शेयर्स की रीपे नहीं करती है। ठीक है, अब इट मीन्स कि जब कंपनी बंद होगी तो मुझे 10,000 शेयर्स की पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अब हुआ क्या 2020 में इमीडिएट मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब उस केस में क्या इन शेयर्स की मेरे को मतलब कि रीपेमेंट हो सकती है, यस। तो मैं अगर कैपिटल मार्केट में जाती हूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज जाती हूँ तो स्टॉक एक्सचेंज में मेरे ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, ये जो 10,000 शेयर्स हैं, मैं इनको कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो जो कैपिटल मार्केट है, जिसे अभी शुरू में मैंने सेकेंडरी मार्केट भी कहा था कि इसकी न्यू इशू भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। तो न्यू इशू में तो न्यू शेयर्स इशू होंगे, बट जो सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं उनकी सेल परचेज होती है। मतलब जो इन्वेस्टर्स है उसको लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मीन्स ही कैन इजिली कन्वर्ट हिज इन्वेस्टमेंट इनटू कैश।
प्रोवाइड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है। कैसे? कैपिटल मार्केट, अब कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, इकोनॉमिक कुछ नया करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, पर उनके पास फंड्स की शॉर्टेज है, तो कैपिटल मार्केट उनको फंड्स प्रोवाइड करती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपना कोई भी सेक्टर कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। बिजनेस सेक्टर डेवलप होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ही करेगी। कैपिटल मार्केट रिस्क को डाइवर्सिफाई करती है। रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करती है? देखो, कैपिटल मार्केट न्यू इशू मार्केट भी है और एग्जिस्टिंग इशू की मार्केट भी है, स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो यहाँ पे ये है कि अगर किसी पर्सन के पास जो सेविंग्स पड़ी हैं जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास ऑप्शन है कि वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे वो गिल्ट एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो नई रिस्क लेना चाहता तो वो डिबेंचर्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता है। डाइवर्सिफाई करना मतलब डिवाइड करना, बांटना, कि जैसे कुछ पैसा उसने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ शेयर्स में कर दिया, कुछ डिबेंचर्स में, वो इस तरह से भी कर सकता है, ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो मतलब कि कैपिटल मार्केट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक लिंक है, ठीक है जी। तो स्टॉक एक्सचेंज भी इसका पार्ट हो गया कि जो लोगों की सेविंग्स को आगे इन्वेस्ट करने में मदद करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जितने भी मतलब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं भी, इस कंपनी के शेयर जो हैं आने वाले टाइम में इशू हो रहे हैं, इस कंपनी के शेयर्स जो हैं उनका प्राइसेस राइज हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो किसी कंपनी की क्या है, ठीक है, सोल्वेंसी रेशो क्या है, ठीक है जी, अर्निंग पर शेयर क्या है। तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज किसका पार्ट है? कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो कैपिटल मार्केट हमें इंफॉर्मेशन भी बताती है। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके थ्रू हम जो रिसोर्सेज अपने उनको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज को हम कैपिटल मार्केट में मोबिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इनको हम प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा ये क्या करता है? इंक्रीज इन इनकम, इनकम को भी राइज करने में मदद करता है। इनकम कैसे राइज होगी? जैसे मैंने सिक्योरिटीज़ में मनी इन्वेस्ट की है तो उन सिक्योरिटीज़ पे मुझे जो पे बैक मिलेगा, मुझे डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है ना। पे बैक क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। डिबेंचर्स पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो मेरी सेविंग्स हैं जो घर पे पड़ी थी, जो मतलब कि किसी भी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रही थी, अगर मैं उनको इन्वेस्ट करती हूँ कैपिटल मार्केट में तो वो मेरी इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। अब जिसने पैसा, ये तो वो है जिसने पैसा सप्लाई किया, अब जिसने पैसा बोरो किया उसकी भी इनकम राइज होगी, क्योंकि वो जो बोरो कर रहा है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बोरो कर रहा है। तो वो जब प्रोडक्टिव पर्पस के लिए उसको यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा? उसकी भी इनकम राइज होगी, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इंडिया में कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है कि इंडिया में बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा सेटअप हुए, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया? कई तरह के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा, जैसे IFCI हो गया, SIDBI हो गया,
ठीक है, IRCI हो गया। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस इंडिया में बहुत ज़्यादा सेटअप हुए, वो जो कि एडवांसिंग लोन, इनका मेन काम लोन एडवांस करना ही था। किसको? ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। तो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए तो उससे क्या हुआ, कैपिटल मार्केट भी डेवलप हो गई। क्यों? क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड करते थे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा ये फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। लेजिस्लेटिव मेजर, इसके साथ ही इंडिया में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है जी, कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। इसमें सेबी आ गया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो ये जो है कि कैपिटल मार्केट की वर्किंग को कंट्रोल करते थे और इस तरह से कंट्रोल करते थे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी तरह की कोई लॉस ना हो। जब इन्वेस्टर सेफ होगा तो वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, पैसा इन्वेस्ट होगा तो कैपिटल मार्केट अपने आप डेवलप होगी। तो कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में कई लेजिस्लेशन मेजर्स भी हेल्पफुल है। हाँ जी, ग्रोथ ऑफ अंडरराइटिंग बिजनेस। तो कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट में अंडरराइटिंग बिजनेस का इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे? पहले तो अंडरराइटिंग बिजनेस होता क्या है? अंडरराइटिंग बिजनेस है जिसमें कि जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है ना, तो वो अंडरराइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर उनके शेयर्स पब्लिक ने बाय किए तो ठीक है, नहीं तो फिर अंडरराइटर खुद बाय करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, उसके मिनिमम होता है कि क्राइटेरिया दैट इज़ 90 to 95% कि मिनिमम पब्लिक ने सब्सक्राइब करने ही करने हैं। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हुआ तो कंपनी के शेयर्स ना सब्सक्राइब हुए तो कंपनी जो है बंद हो सकती है, शुरू होने से पहले ही कंपनी बंद हो जाएगी। तो उस केस में कंपनीज क्या करती हैं, अंडरराइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि आप लोगों ने 1 लाख शेयर्स हमारे सब्सक्राइब करवाने हैं, अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब ना किए तो आप खुद सब्सक्राइब करोगे, जिसके बदले कंपनी अंडरराइटर्स को कमीशन देती है। अब अंडरराइटिंग बिजनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो किया, जिसकी वजह से कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होने लगी। सिक्योरिटी सब्सक्राइब हुई, शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हुए, तो उससे क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट भी इंडिया में ग्रो करने लगी। ठीक है जी। तो इंडिया में अंडरराइटिंग बिजनेस डेवलप होने की वजह से भी कैपिटल मार्केट ग्रो की है। इसके अलावा इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो काफ़ी काम कर रही हैं। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्राइसिल हो गई, ठीक है जी, उसके बाद ICRAI होगी। ठीक है, तो ये वो एजेंसीज हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग के बारे में रेटिंग के बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये इसके अलावा उनको गाइडेंस भी देती हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो जो है प्रॉफिट पे जा रही है। ठीक है, किस कंपनी की इक्विटी ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल है या कहाँ पे डिबेंचर्स में जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसी डेवलप हुई हैं तो उससे कैपिटल मार्केट भी पहले से ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो कैपिटल मार्केट में बढ़ गया ड्यू टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें सिक्योरिटीज़ की इंफॉर्मेशन आनी शुरू होगी। इवन जो है वी कैन से कि टेलीविज़न पे एक प्रॉपर चैनल शुरू हो गया जिसमें सिक्योरिटीज़ की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या है कि लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ वो पहले से इंक्रीज होगी। अवेयरनेस बढ़ने से क्या हुआ, लोगों ने इन्वेस्ट ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिससे कैपिटल मार्केट भी ग्रो हुई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स इंडिया में काफ़ी ग्रो किए हैं पिछले कुछ सालों से। म्यूचुअल फंड होता क्या? म्यूचुअल फंड्स एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन्वेस्टर से थोड़ी थोड़ी सेविंग कलेक्ट करके,
ठीक है। जैसे ए बी सी 3 पर्सन्स हैं, ठीक है ना। अगर ए बी सी इंडिविजुअली पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनको मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, वो कहीं ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे उनको लॉसेस होने शुरू हो जाए। अगर ए बी सी की सेविंग्स को कलेक्ट करके उन्हें जो है म्यूचुअल फंड क्या करता है, ए बी सी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेविंग को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके फिर वो आके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। किसके शेयर्स में? डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब ये जो पैसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनीज को एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इंडिविजुअल, मैं अकेली किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगी तो हो सकता है मेरे को नॉलेज ना होने की वजह से मुझे वहाँ सिर्फ लॉसेस हो। पर जब वो पैसा कोई एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा, विद द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स करेगा, तो वहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है, रैदर प्रॉफिट ही होगा। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स इंडिया में बढ़े उसकी वजह से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना भी ज़्यादा शुरू कर दिया, जिससे कैपिटल मार्केट पहले से ज़्यादा ग्रो की है, ठीक है। इसके बाद आ गया कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ग्रोथ हुई है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कैसे ग्रोथ हुई है कि जो इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप हुआ था 1993 में, ठीक है, 2019 में फिर जो है आगे 10 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ होने के कारण भी जो कैपिटल मार्केट है वो ग्रो की है। डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज की वजह से भी कैपिटल मार्केट ग्रो की है, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है उसका एक अकाउंट ओपन किया जाता है, उसके अकाउंट में जैसे वो सिक्योरिटीज़ की परचेज और सेल करता है वो सारी उसके थ्रू होती है, डीमैट अकाउंट के थ्रू, जिसे डीमटेरियलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल अकाउंट है उसी तरह से बैंक अकाउंट की तरह ही ये होता है, ठीक है। बट इसका फ़ायदा क्या है, जो पहले हम फिज़िकल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ करते थे उसमें जो रिस्क रहता था उस रिस्क को इसने कवर अप कर दिया, ख़त्म कर दिया। किसने? डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी से। इससे जो है सिक्योरिटीज़ की बैड डिलीवरी होगी, थेफ्ट होगी, फेक डिलीवरी होगी, तो उससे हम बच जाते हैं, ठीक है। तो जैसे डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है तो कैपिटल मार्केट पहले से ज़्यादा डेवलप हुई है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इंडिया में ग्रो कर रही है, ठीक है। आगे कितनी ग्रो हुई है वो हम अगली जो वीडियो है उसमें देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, चैप्टर लेंथी है तो उसका हो सकता है 2 से 3 वीडियोस भी बन जाए। आपने सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है और क्वेश्चंस को लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। थैंक यू।